हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके लिए हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने क्लास 12th का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एमसीक्यू आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर वाला चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली आराम से 5 to 6 कभी कभी 7 मार्क्स के लिए भी जा सकता है। मतलब क्लास 11th के जो 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 6, 13, 14, 15, इसमें से 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 14 इतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसमें आपको 3 पाथवे दिए गए हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीनों पाथवे आपको अच्छे से आना ही चाहिए। आपको कंपलसरी इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पाथवे पूरा अच्छे से आना चाहिए, आपको एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चॅप्टर का वन शॉट ऑलरेडी हमारे चॅनल पे अवेलेबल है। तुम्हाला फक्त टाइप करायचं है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर वन शॉट ज्ञान लैब और आपको इसका वन शॉट मिल जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। हर बार की तरह इस बार भी आपको अपने सामने एक नोटबुक खोल के रखनी है। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर अपनी बुक में लिखो और लास्ट में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने आंसर्स करेक्ट आए। कुछ आज हम 20 से 22 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, 22 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितने एमसीक्यूज आपके राइट आते हैं। So let's start and this is our first question. Photosynthesis involves X whereas respiration involves Y. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है और रेस्पिरेशन में कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, यस ट्राई करो। देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करके शुगर बनाते हैं। वी हैव CO2, वी हैव वाटर, तो वी मिक्स दीज टू एंड वी ट्राई टू मेक शुगर। हम यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शुगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन। हमने हाइड्रोजन को कार्बन के साथ ऐड किया, तो व्हेनेवर यू ऐड हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। केमिस्ट्री में इतना तो बेसिक पढ़ाई होगा। तो हम फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2, हम CO2 में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो दिस इज करेक्ट। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से जो खाना अवेलेबल है उसको हम ब्रेक डाउन करके ATP बनाते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंजाइम हेक्सोकाइनेज रेगुलेट द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हेक्सोकाइनेज एंजाइम मतलब ATP का इन्वॉल्वमेंट, जहां जहां ATP यूज होगा वहां वहां पे आपका एक काइनेज एंजाइम आएगा। तो काइनेज एंजाइम की वजह से हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे अच्छे से होता है। दिस इज ट्रू। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ग्लाइकोलिसिस हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा। ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन ब्रेन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ग्लूकोज की मदद से ही हमारे ब्रेन सेल्स को एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये अपना सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस करून आपल्याला पायरुविक ऍसिड मिळतं। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, तो पहले पायरुविक एसिड को हम एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस कोएंजाइम A विल एंटर इनटू द मैट्रिक्स। यहाँ पे अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, मैट्रिक्स के बाहर कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन होता है, इसको कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हमारा ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर
यहाँ पे 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, एंजाइम 5, ऐसे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे इनर आना चाहिए था। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? इन द ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। सो आंसर डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमको फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रेब्स साइकिल जीटीपी इज फॉर्म्ड बाय, देखो जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। तो क्रेब्स साइकिल में जीटीपी कब फॉर्म होता है? आपको क्रेब्स साइकिल याद करना है। ये देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, ये पूरा साइकिल आपको आना चाहिए। NaDH2 कहाँ पे बनता है? CO2 कहाँ पे रिमूव होता है? वाटर कहाँ पे ऐड होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। FADH2 कहाँ पे फॉर्म होता है? कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, हाँ। फिर उसके बाद में GTP कहाँ पे फॉर्म होता है? ये सब आपको पता होना चाहिए, ये स्पेशली जो मैंने सर्कल किए हैं। तो GTP कहाँ बन रहा है? सक्सिनिल कोएंजाइम A और सक्सिनेट के बीच में, और फॉर्मेशन ऑफ GTP को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हमको सबस्ट्रेट की मदद से GTP मिल रहा है, सो इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? सक्सिनिल कोएंजाइम A और सक्सिनेट के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? GTP कब बनता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के वजह से, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन डोनर इन क्रेब्स साइकिल आर, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? हाइड्रोजन डोनर मतलब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। देखो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम किधर किधर यूज हो रही है? दिस इज वन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये दोनों सेम है, तो इसको मैं 1 काउंट करूंगी, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। दिस इज वन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। दिस इज वन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एंड दिस इज वन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट एंड मैलेट, ये 4 कंपाउंड से हमको हाइड्रोजन मिलता है। तो हाइड्रोजन डोनर्स इन क्रेब्स साइकिल आर दीज 4 कंपाउंड्स। जिसके नाम के आगे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लिखा है वो अपने हाइड्रोजन डोनर्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पहले ही बोला क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको आना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट, Which of the following statements is not correct? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अबाउट क्रेब्स साइकिल। चलो देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट एसिड बनता है वो फर्स्ट एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स which links glycolysis with Krebs cycle is malic acid। ये गलत है आपका। अभी जस्ट मैंने इधर बताया कि हमारा पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल नहीं कर सकता। पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड? कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। ये कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म हो रहा है। तो ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और फिर ये क्रेब्स साइकिल करना स्टार्ट करेगा। तो इधर देखो अपना इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल मैलिक एसिड नहीं है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल अपना ये है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। And last statement, the first stable product of this cycle is 6 carbon compound। जब भी हम क्रेब्स साइकिल करते हैं तो हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो all the statements are correct, only statement number B is incorrect। Next question, which of the following equations correctly represent the process of glycolysis? तो glycolysis में क्या होता है? हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, देखो इधर पे we have one glucose molecule, ये ठीक है, वी हैव 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? वी गेट पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये चारों करेक्ट है। और अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे 2 ATP यूज होता है और 4 ATP मिलता है। यहाँ से 2 ATP मिला, यहाँ से 2 ATP मिला, तो 2 ATP हमने यूज किया और 4 ATP हमने प्रोड्यूस किया। मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, तो 2 - 4, अपने पास टोटल 2 ATP बचा। 2 ATP बचा ना, 2 यूज किया था और 4 प्रोड्यूस किया। मैंने आपको 2 रुपए दिया इन्वेस्ट करने के लिए, आपने 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आप उसमें से 2 रुपए पहले मुझे वापस कर दोगे क्योंकि आपने मुझसे लोन लिया था। तो हम जब 2 ATP का लोन लेते हैं, हमको जैसे ही 4 ATP मिलता है, हम ये 2 ATP का लोन वापस कर देते हैं। तो अपने पास कितना ATP बचता है? 2 ATP बचता है। तो वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, एंड लास्ट में वी गेट व्हाट? ये गलत है ना, ये गलत है, ये गलत है, हाँ। लास्ट में वी गेट व्हाट? 2 molecules of NaDH2. This is the extra compound that we get. तो हमारे पास क्या बच जाता है? 2 molecules of NaDH2. ऑक्सीजन इज नॉट इवेपोरेटेड इन दिस प्रोसेस, कहीं पे भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ है, तो दिस इज गलत, दिस इज गलत, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया। ये दोनों इक्वेशन कट, इन दोनों में से फर्स्ट वाला इक्वेशन भी कट, सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज। So you have to remember the glycolysis pathway. Next, a single turn of Krebs cycle yields 3 molecules of dash. Very simple. जब आप एक बार पायरुविक एसिड करते हो तो आपको क्या मिलता है? You get 1, 2, 3 molecules of NaDH2, 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of GTP. तो सिंगल Krebs cycle जब हम करते हैं, we get 3 molecules of NaDH2, 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of ATP. हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 molecules, तो 3 molecules का क्या है? NaDH2, सो आंसर क्या आएगा? A. नेक्स्ट, instead of glucose, if fructose 1,6-diphosphate is used as a substrate for glycolysis, the gain of the ATP would be. अच्छा, ग्लाइकोलिसिस पाथवे देखो, ये अपना ग्लाइकोलिसिस पाथवे, हमने ग्लूकोज की जगह यहां से पाथवे स्टार्ट किया, ये कट कर दो। मैंने आपको डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट दिया, मतलब समझो आपको एकदम स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट करके दिया, आपको मैंने दुकान बना के दी, सब सामान ला के दिया, मतलब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको बस दुकान में जाके बैठना है और अब जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका, आपको किसी को वो प्रॉफिट रिटर्न नहीं करना है क्योंकि आपने किसी से लोन नहीं लिया, आपको सब रेडीमेड मिला है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ रेडीमेड मिला है, तो अगर मैं फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से प्रोसेस स्टार्ट करूँ तो मुझे टोटल कितने एटीपी का फायदा होगा? यहाँ पे 2 एटीपी, यहाँ पे 2 एटीपी और यहाँ पे 2 NaDH2। हमने क्या पढ़ा है? 1 NaDH2 मॉलिक्यूल गिव्स 3 ATP मॉलिक्यूल, मेरे पास 2 NaDH2 है, तो कितना एटीपी हो जाएगा? 6 ATP हो जाएगा। तो ये 6 ATP प्लस 2 प्लस 2, so 6 plus 2 plus 2, I will get total 10 ATP molecules. मुझे किसी का लोन वापस देना ही नहीं है, तो ये मेरा पूरा प्रॉफिट मेरे जेब में जाएगा। अगर मैं ग्लूकोज से प्रोसेस स्टार्ट करती, मतलब पहले मैं किसी से लोन लेती, फिर मैं बिजनेस करना स्टार्ट करती, तो मुझे लोन वापस करना पड़ता, लेकिन ये दुकान तो मेरे पापा की है, पापा ने मुझे सब सेटअप करके दिया है, तो मुझे पापा को लोन वापस नहीं देना है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा। तो अगर आप डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपको किसी को लोन रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो स्टार्टिंग में जो एटीपी यूज होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो यू विल गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 10 एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आर डैश। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये देखो, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन से बना है, both these molecules are made up of 3 carbon, so these molecules are known as isomers of each other। ये दोनों molecules को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस ओनली, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? सी, ग्लाइकोलिसिस मीन्स व्हाट? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमारे नर्व सेल्स को भी चाहिए बिकॉज दे हैव टू वर्क,
Bacterial cells also require energy for their own metabolism and our muscle cells also require energy. So glycolysis process कहाँ होगा? Glycolysis process बैक्टीरिया में भी होगा, एरोबिकली भी होगा, एनारोबिकली भी होगा. इट इज गोइंग टू हैपन इन एवरी प्लेस. और ये कहाँ पर होता है? सेल में, साइटोप्लाज्म में होता है. इट डज नॉट हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ओके, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारा जो ऐप है, इस ऐप पे हमने बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया है. आप लोग पूछ रहे थे ना मैम हमको पीवाईक्यूज का पीडीएफ चाहिए, तो 2021 के सारे पीसीबी और पीसीएम के शिफ्ट के पीवाईक्यूज हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे. बीएससी नर्सिंग का सैंपल पेपर हमारे ऐप पे मिलेगा और फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे मिलेगा. मॉक टेस्ट में 200 एमसीक्यू है, 200 एमसीक्यू जो आप सॉल्व कर सकते हो. आपको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करना है, फ्री मटेरियल में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा. यस, और अगर आपको और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो. यहाँ पे आपको 2300-2400 एमसीक्यूज मिलेंगे इंक्लूडिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट. इतना मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करके जाते हो, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाएगा. और ये मॉक टेस्ट सीईटी स्टुडंट्स के लिए भी हेल्पफुल आहे और नर्सिंग स्टुडंट्स के लिए भी हेल्पफुल आहे, कारण ह्या मॉक टेस्ट मध्ये आम्ही पीवायक्यू क्वेश्चन सेट केलेत आणि हे मॉक टेस्ट तुम्ही अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट करू शकता. ओके, और अगर कोर्स परचेस करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एग्जाम खत्म होने के बाद जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस, नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस, सारे एडमिशन प्रोसेस की काउंसलिंग वीडियोस हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी एंड दैट इज ज्ञान लैब ट्यूटोरियल. इस यूट्यूब चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करो ज्ञान लैब ट्यूटोरियल और इस चॅनल को सबस्क्राईब करो, कारण पुढे जेवढी पण तुमची काउन्सिलिंगची व्हिडिओज आहेत, फ्री काउन्सिलिंग व्हिडिओज, त्या सगळ्या व्हिडिओज ह्या न्यू चॅनल वरती अपलोड केले जातील. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व्स डैश. पे ऑफ फेज मतलब पार्ट 2. ग्लाइकोलिसिस का 2 पार्ट होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट फेज और एक होता है पे ऑफ फेज. इन्वेस्टमेंट फेज मतलब फर्स्ट फेज ऑफ द पाथवे. स्टार्टिंग में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जहां पे एटीपी यूज होता है. और फिर आता है पे ऑफ फेज, जहां पे हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. तो पे ऑफ फेज में क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल्स. नहीं, पे ऑफ फेज में क्लीवेज नहीं होगा, क्योंकि पे ऑफ फेज में ऑलरेडी हमको मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं. मतलब पे ऑफ फेज यहां से चालू होता है. सी, पे ऑफ फेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यहाँ से हमारा पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 6 से. अभी ऑलरेडी अपने पास 3 कार्बन कंपाउंड है. आता 3 कार्बन कंपाउंड अजून ब्रेकडाउन होणार नाही, म्हणजे क्लीवेज होणार नाही. 3 कार्बन कंपाउंड कंटिन्यू मिलेगा, सो देयर विल बी नो क्लीवेज. हाइड्रोजन रिमूवल होईल का? यस, देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के नॉन एंजाइमेटिकली सबस्ट्रेट का हाइड्रोजन लेकर हम NaDH2 बनाएंगे, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे वाटर रिमूव कर रहे हैं, सो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. इधर पे भी एटीपी बन रहा है, यहाँ पे भी एटीपी बन रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following conversions involve ATP synthesis during glycolysis? देखो कौन से स्टेप पे एटीपी बन रहा है, ध्यान से देखो इधर पे कौन से स्टेप पे एटीपी बन रहा है. मैंने आंसर इधर दिखा दिया, पर एक बार क्रॉस चेक करो. एटीपी कहाँ बन रहा है? 1,3 bis phosphoglycerate एंड 3 phosphoglycerate. देखो 1,3 bis phosphoglyceric एसिड एंड 3 phosphoglyceric एसिड. और कहाँ बन रहा है एटीपी? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड. तो इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन तुमको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट कॉजेज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टू वेरी? अभी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब क्या होता है? आप जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हो, तो आपके प्रोसेस में कितना CO2 इवॉल्व हुआ, कितना CO2 इवॉल्व हुआ अपॉन कितना ऑक्सीजन आपने यूज किया. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब क्या होता है? CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन यूज. कितना CO2 निकला और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. तो अभी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फैट्स के लिए अलग होता है, ग्लूकोज के लिए अलग होता है, प्रोटीन्स के लिए अलग होता है.
मतलब ये वैल्यू क्यों अलग है, क्योंकि हम सबस्ट्रेट अलग अलग यूज कर रहे हैं। आप ग्लूकोज करोगे तो वैल्यू अलग मिलेगा, फैट यूज करोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, प्रोटीन यूज करोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज डिपेंडेंट अपॉन सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन, और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमको बताना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये तो पहला ही रूल है ग्लाइकोलिसिस का, कि जो भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे ग्लाइकोलिसिस, तो ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा। दिस इज करेक्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे क्रेब्स सायकल, so this is also correct. Electron transport system is present in the inner mitochondrial membrane. ये अब भी मैंने जस्ट थोड़े टाइम पहले ही एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किधर होता है, ये देखो इधर एक्सप्लेन किया था। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किधर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम occurs in the inner mitochondrial membrane, so this is wrong. 1 2 3 तीन कार्बन मॉलिक्यूल है, सो दिस एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, so this is the chemical formula for pyruvic acid. चेक करते हैं, ये देखो पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर करेक्ट और लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा H है, मतलब लैक्टिक एसिड में एक्स्ट्रा H है, दिस इज एक्स्ट्रा एंड दिस इज एक्स्ट्रा। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, so this is correct. Option number D is correct. Respiratory quotient is ratio of H2O evolved to the volume of CO2 consumed. गलत। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के फॉर्मूला में H2O यूज ही नहीं होता है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, CO2 इवॉल्व, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑक्सीजन यूज्ड। तो दिस इज गलत। ओनली ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, यस। आगे बढ़ते हैं, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, मैच द कॉलम। रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कौन से पाथवे में यूज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंड डैश। ओके, देखो पायरुवेट क्या करेगा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो इसका आंसर आएगा, सी का आंसर आएगा 4। चेक करो सी का आंसर 4 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में। मिल गया आपको आंसर, 10 सेकंड में आपको आंसर मिल गया, क्योंकि बाकी ऑप्शन सब गलत है। और चेक करो, यहाँ पे देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से भी क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में हमारे पास साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लास्ट में दिया है, डॉक्टर कमला सोहोनी, फर्स्ट फीमेल पीएचडी स्टूडेंट, इन्होंने साइटोक्रोम सी डिस्कवर किया था पोटैटो प्लांट से, याद है कि नहीं। तो और आरए मिल्क का फॉर्मूला बताया था। सो साइटोक्रोम सी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम सी। तो बी का आंसर आएगा 3। हे बघा, हे पण राइट है। रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में, और ये हमको वाटर देता है। तो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल बाइंड विद हाइड्रोजन एक्सेप्ट, तो ए का आंसर आएगा 2। एंड डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूवल, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो हमको 4 कार्बन कंपाउंड मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर आएगा 1। तो इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो, ये डी कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप देख लेते हैं अपन फॉर योर तसल्ली। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से एक कार्बन रिमूव हुआ तो अल्फा कीटोग्लूटरेट मिला, सो यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, बराबर। तो इसीलिए मैंने ये वापस दिखाया। चलो नेक्स्ट, मैच द कॉलम अगेन। ओके, लेट्स सी। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फ्रुक्टोज एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस इज वेरी सिंपल यार, आपको ये आना ही चाहिए। चलो देखो इधर पे मैं हिंट बता देती हूँ।
फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कितने कार्बन का है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन कंपाउंड। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक ही ऑप्शन बचा। तो अभी इसका आंसर आप मुझे नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? नीचे फटाफट से कमेंट कर। ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए होगे, बट मैंने जैसे बताया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन, देन दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन एंड एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन। आपको बस मैच करके मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब क्रेब्स साइकिल, CO2 इज इवॉल्व्ड, कौन से स्टेप में CO2 रिमूव हो रहा है? जहां जहां NADH2 फॉर्म हो रहा है वहां पे CO2 इवॉल्व हो रहा है। चलो देखते हैं, क्रेब्स साइकिल दिखाती हूँ मैं आपको, आपको आंसर खुद कमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन के बाद CO2 रिमूव होना स्टार्ट होता है। तो पहला CO2 ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटरेट के बीच में रिलीज हुआ। ओके, देन नेक्स्ट दूसरा CO2 अल्फा कीटोग्लूटरेट और सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बीच में रिमूव हुआ। नेक्स्ट बस 2 ही बार CO2 रिमूव होता है, 6 कार्बन से 5 कार्बन, 5 कार्बन से 4 कार्बन, इसके बाद CO2 रिमूव नहीं होगा। तो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड देन अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अभी इसमें से बताओ क्या आएगा आंसर? इथे मी तुम्हाला लिहून दिलंय, फक्त तुम्हाला चेक करायचं है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। जल्दी नीचे कमेंट करो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, लेट्स सी, फॉलोइंग आर सम कन्वर्जन्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यू हैव टू अरेंज दिस। तो अभी इसको अरेंज कैसे करेंगे? ग्लाइकोलिसिस पाथवे अपने सामने रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो कन्वर्जन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट इनटू डाइहाइड्रोक्सी, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे हमने क्या किया? इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया। करेक्ट? गलत। पहले अपने को ये मिला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, फिर इन दोनों से हमको मिला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर्स है, तो हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया। कन्वर्जन ऑफ glyceraldehyde 3 phosphate into 1,3 biphosphoglycerate, this will be the second step, matlab this will be the second step, and then 1,3 biphosphoglycerate is converted to 3 phosphoglyceric acid, 1,3 biphosphoglycerate is converted to 3 phosphoglyceric acid, so this will be third step, and 3 phosphoglyceric acid is converted to 2 phosphoglyceric acid, so this will be fourth step. तो अभी खाली तुमको स्टेप मैच करना है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो आंसर कैसा आना चाहिए? 1, 2, 3, 4। ऑप्शंस चेंज करो और बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा। जल्दी से नीचे कमेंट करो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दिस इज करेक्ट। जब भी हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही हम फॉस्फोरस ऐड कर देते हैं, so this is the first step जहां पे phosphorus ऐड हो गया, so this is correct. Second step, second statement, thiamine act as coenzyme for pyruvate dehydrogenase complex, this is also correct. हमारा जो कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन है उसमें विटामिन B1 यानी कि थायमिन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसके बिना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा ही नहीं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 बार मैंने आपको अभी भी बता दिया, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, का आंसर आएगा के, तो बी का आंसर है के। ये दोनों कट कर दो। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, तो ए का आंसर आएगा जे। तो 2 ऑप्शंस करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे टाइम पास करना ही नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट,
इन Krebs साइकिल FAD गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ डैश। तो देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, FAD कहाँ बनता है, NAD कहाँ बनता है, GTP कहाँ बनता है, आपको ये सारे लोकेशन पता होने चाहिए। तो इधर देखो NAD कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे आपका NADH2 बन रहा है, यहाँ पे आपका NADH2 बन रहा है, यहाँ पे आपका NADH2 बन रहा है, और FADH2 कहाँ बन रहा है, सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सक्सिनिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, एसीटेट को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो इसीलिए सक्सिनेट लिखा है पर यहाँ पे सक्सिनिक एसिड लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। आपका FADH2 कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, बिटवीन सक्सिनिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल इज डैश। आपका साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, यहाँ पे अपना ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बनाया, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन इतना बड़ा नहीं होता कि पूरा ग्लूकोज अंदर जाए, तो यहाँ से पायरुविक एसिड अंदर जाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन इज वेरी थिन। इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो होल्स है वो होल्स छोटे छोटे हैं, ओनली 2 कार्बन कंपाउंड कैन एंटर इनटू इट। तो हम क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए is known as the connecting link between glycolysis and Krebs cycle. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से याद दिला रही हूँ आपको, हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, आपको बस ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और फ्री मटेरियल सेक्शन चेक करना है। आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप हमारा फ्री वाला MCQ सीरीज देखो, दूसरे टीचर्स का फ्री सीरीज देखो, और अगर थोड़ा बहुत 100-200 रुपया है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेज करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब लास्ट के 4-5 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा हमने PYQ क्वेश्चन डाले हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिया है, जिससे आप परफेक्ट तरीके से पढ़ाई कर सको। कोर्स परचेज करते वक्त अगर कुछ इशू होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस का पूरा डिटेल वीडियोस हमारे न्यू यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब ट्यूटोरियल पे आने वाला है। तो नर्सिंग एग्जाम का कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फार्मेसी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टॉप कॉलेजेस, कट ऑफ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का डिटेल, सब कुछ हमारे ज्ञान लैब ट्यूटोरियल वाले यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगर किसी को सच में फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर किसी को बस एक्स्ट्रा MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो ये प्लेलिस्ट में सारे एक्स्ट्रा MCQs है, यू कैन सॉल्व दीज MCQs फॉर फन। ओके, फिजिक्स का भी हमने आपको बहुत सारा सेशंस दिया हुआ है, अब बस आपके ऊपर है आप कितना ज्यादा हमारा मटेरियल का फायदा उठाते हो। आपके लिए हमने लाइव MCQ सेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। लाइव MCQ सेशंस में हम आपको लाइव पोल्स देते हैं और आपको कितना आता है वो आप चेक कर सकते हो, मतलब ये मेंटी क्विज जैसा होता है। तो आप हमारे लाइव सेशंस जो यूट्यूब पे हम लाइव सेशंस लेते हैं वो लाइव सेशंस मिस मत करो, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही यूजफुल सेशंस होते हैं और काफी ज्यादा आपको उससे समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, जितना हो सकता है मैं उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हम प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बदले में आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बोलो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम टॉप 50 MCQs लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द हम टॉप 100 MCQs लाइव लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जितने ज्यादा बच्चे लाइव लेक्चर में आएंगे उतने ज्यादा MCQs मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सो आई विल सी यू ऑल इन आवर लाइव सेशन। अभी 2 चैप्टर्स बाकी है 11th स्टैंडर्ड के, वो भी MCQs आपको जल्दी मिल जाएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे ट्यून्ड।